हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में, यानी कि अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका सिर्फ दो फैक्टर होता है, एक से कटता है और वो खुद से कटता है, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर किसको कहा जाता है, जिसका दो फैक्टर यानी कि एक और खुद के अलावा दूसरा फैक्टर भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर अंक गणित का मूलभूत प्रमेय यह कहता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं। और उसका ऑर्डर ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि उसका ऑर्डर जो है मेरा है, उसका ऑर्डर से हम लोग को यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है। ऑर्डर हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑर्डर मतलब ये, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 3 नंबर है, 96 है, 2052 है और इतना यहाँ पर दिए हुए। 96 को पहले मैं तोड़ देता हूँ छोटा, तो इसको हम लोग को तोड़ना पहले छोटे वाले पहाड़ा में। यहाँ पर कहने का मतलब है इसका जो फैक्टराइजेशन होता है, इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। ऑर्डर इसका कोई जरूर नहीं है कि इसका ऑर्डर अपने मन से ही दे, किसी भी तरीके से इसका ऑर्डर यहाँ पर दिया जा सकता है। जैसे इसको हम तोड़ते हैं 4, 8, 24, फिर 12, फिर 2, फिर 3। अब 96 को क्या क्या यहाँ पर आया, 1, 2, 3, 4, 5 बार हम लोग 2 लिख देंगे, यानी सब प्राइम फैक्टर है। 2 प्राइम फैक्टर और 3 फिर, तो ये प्राइम फैक्टर में आपको टूट गया। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका ऑर्डर आप 2 to 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ऑर्डर इसका किसी भी तरीके से होता है। ऑर्डर मतलब यही हुआ कि 2 को आप पहले लिखना चाहते हो तो 2 को पहले लिख दीजिए, 3 को पहले लिखना चाहते हो तो 3 को पहले लिख दीजिए। इसको अगर हम और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, इसको और शॉर्ट फॉर्म में 3 गुने 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है इसका द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। अब इस चीज़ को मैं तोड़ूंगा, तो ये आपका 3 से 3 1 4, 4 6 10, 10 3 13, 13 और 7 20 में से ये 3 से नहीं कटेगा, तो हम लोग अब काटते हैं 7 से। एक बार में 13 में से 7 जाएगा 6 66, ये हो गया आपका 7 नंबर 63, 3 निकला 33, यानी 7 चौके 28 हो गया आपका। फिर निकला कितना, 5 6 56, 7 8 56, 1, ठीक है। फिर से यहाँ पर ये 7 से कट जाएगा, तो 7 दूना 14 और 9 में से आ जाएगा 5 54, और ये हो गया 7 7 49, निकला कितना 5 58, 7 8 56, 2 निकला 7 21, ये कट गया आपका। अब 7 से काट के देखेंगे फिर से हम, तो ये हो गया 7 21, 6 निकला 68 68, 5 7 से नहीं कटेगा, 11 से कट सकता है, 11 दूनी 22, फिर निकला कितना इसमें से 58 यानी कि 5, और फिर यहाँ पर 3 निकला 3 बार में, ठीक है। फिर 11 से यहाँ पर कट रहा है ये संख्या, तो हम 2 बार में काटेंगे। फिर यहाँ पर से कितना निकला, 3 निकला, ये हो गया 23 आपका। लास्ट में 23 भी लिख देना है। तो इस तरीके से 13637 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। इसको प्राइम फैक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि 7 मेरा प्राइम नंबर है, 11 मेरा प्राइम नंबर है और 23 भी मेरा क्या है, प्राइम नंबर ही है। तो इसको हम लोग अब लिख देंगे 13637 को 7 गुने 7 गुने 11 गुने 11 गुने 23। इस चीज़ को हम लोग ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं। ऑर्डर यहाँ पर कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर यहाँ पर अलग हो सकता है कुछ भी। तो 11 गुने 11 भी कर सकते हैं, या फिर 7 गुने 7 गुने 23 भी कर सकते हैं। ऑर्डर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डर हम किसी भी तरीके लिख सकते हैं। अब इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 11 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 23, ठीक है। ये आप लोग को कर लेना है। अब इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एक्सरसाइज 1.2 से एनसीईआरटी बुक से सवाल है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो सभी कंपोजिट नंबर को हम लोग को इसको प्रोडक्ट में तोड़ना है, किसके? प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में तोड़ना है। तो ये क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ। 5005 है, तो ये लग रहा है कि 5 बार में लग जाएगा। 1 0 0 और 1, फिर से कितने बार में? 11 बार में लग सकता है। ये हो गया 11 नमा 99, फिर 1 निकला 91, फिर हो गया 7 बार में, तो 13 7 91। ठीक है, तो 5005 को हम लोग किस में तोड़ सकते हैं? 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13, ये हो गया प्राइम फैक्टर के रूप में टूट गया। ये ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, हम लोगों ने पढ़ा है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है 3rd नंबर, 3825 को तोड़ना है। ये फिर से 5 बार लगाएंगे, तो 5 7 35, कितना निकला यहाँ पर से? 3 2 32, फिर 5 6 30, फिर 2 25, फिर 5 से यहाँ पर लगाएंगे हम लोग 1, फिर निकला कितना? 2 और 6 26 हो गया, तो 5 5 25, 1 निकला, 5 3 15, फिर ये 3 बार में कट रहा है क्योंकि 1 5 6 6 3 9। तो अगर संख्याओं का जोड़ अगर 3 से कट जाता है तो हम लोग जानते हैं या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो 3 से क्या होता है? कट जाता है। तो कितना हो गया? 3 5 15 और 1 51, फिर से हम लगाएंगे यहाँ पर 17 3 51 बार में हो गया आपका। इसको हम लोग लिख देंगे 5 गुने 5 गुने 5 3 गुने 3 गुने 17। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 17। उसी तरीके से जो बचा हुआ क्वेश्चन आपको बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो दोनों का मासा निकालने के बाद अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करते हैं तो दोनों का क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि दोनों संख्याओं का मासा को अगर हम लसा से गुना करते हैं तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होता है? उसके गुणनफल के बराबर आता है। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आप लोगों ने छोटे क्लासेस में भी यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका यहाँ पर देखा होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी है और कुछ नहीं है। तो देखते हैं हम लोग 36 को सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ देते हैं 36 को। तो तोड़ेंगे, ये हो गया 18, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 3। ठीक है, 50 को अगर तोड़ना है तो 2, ये हो गया 25 और ये हो गया आपका 5। तो इसको हम लोग लिख लेते थे 2 गुने 3 गुने 3, ये क्या हो गया आपका? 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर दोनों। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोग क्या करते थे कि कॉमन लगाया जाता था। तो क्या करेंगे? ये वाला जो कॉमन है इसके कॉमन के ठीक बराबर है मेरा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या लिया था? दोनों में कॉमन जो होगा उसी संख्या को हम लोग को लेना है और किसी को नहीं। तो 2 2 यहाँ पर कॉमन हो रहा है और कोई संख्या पर कॉमन नहीं हो रहा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या लेना है? जो दोनों में कॉमन हो उसी संख्या को लेना है। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ निकल कर आया है कितना? 2। और एलसीएम में क्या लिया जाता है? हर एक संख्या को, इसमें हर एक संख्या के सबसे बड़े पावर वाले को, सबसे बड़े घात वाले को यहाँ पर लिया जाता है। एलसीएम निकालते समय ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको 2 इंटू 5 का स्क्वायर। इसमें हर एक संख्या को आपको लिखना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पावर वाला है वो, तो मान लिया 2 को हमको लिखना है और 3 को, 2 3 5 संख्या पर 3 तरह का है, 2 है 3 और 5, तीनों संख्या को लिखना है यहाँ पर। तो 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 भी है, तो हम लोग को क्या लिखना है? सबसे ज़्यादा पावर वाले को ही यहाँ पर सिर्फ लिखना है। ये वाले 2 को हम लोग छोड़ देंगे, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या? 3 का स्क्वायर है और 3 तो यहाँ पर कहीं पे है नहीं, 3 का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, और ये हो गया 5 5 25। तो 25 चौके 100, और ये हो गया हमारा कितना? 9 100। हम लोग को वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लेते हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 900 यानी कि 1800। और राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कह रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो जाएगा?
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या क्या है दो नंबर, 36 और 50 है मेरा, 36 गुने 50, तो 0 6 35 की 0 हाथ में 3 5 थे 15 15 18 आ गया, यानी कि दोनों बराबर हो गया, हो गया आपका वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका वेरीफाइड। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है 26 और 91, 336 और 54, ये आप लोग को बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है इफ एस इज इक्वल टू 306 और 651 बराबर कितना दिए हो, 7 दिए हो। दो संख्याओं का एस आपका दिए हो 7, तो हम लोग को निकालना है एलसीएम। तो फॉर्मूला होता है एचसीएफ को जब एलसीएम से गुणा करते हैं तो क्या आता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आता है हमारा, ठीक है। एचसीएफ हमारा दिए वो 7, एलसीएम तो कह रहा है कि निकालिए, एलसीएम कह रहा है निकालने के लिए, और प्रोडक्ट ऑफ कितना हो जाएगा 306 गुने 651, यहाँ पर दिए प्रोडक्ट, इसका गुणा करने पर इतना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से काट देंगे, तो यहाँ पर अगर 7 नमा 63 अगर होगा तो 2 निकल जाएगा, 7 नमा 63, 2 निकलेगा 21 हो जाएगा, 7 या 21, ये आपका कट गया। इसीलिए एलसीएम जो आएगा आपका कितना हो जाएगा, इससे हम लोग गुणा कर देंगे 306 को किससे, इससे, तो 6 × 18 और 3 × कितना हो जाएगा 9, और 9 × 6 = 54 हो जाएगा, 9 × 27 हो जाएगा, ये हो गया 8, ये हो गया 4 × 1 5, 9 × 5 = 14, 4 हाथ में हो 4, 1 7 और 1 8, इतना, यानी 28458 आपका एलसीएम आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि एचसीएफ दिया रहेगा एलसीएम निकालिए, या फिर एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ निकालिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल नंबर। तो इसको साबित करने का एक तरीका होता है कि √3 को सबसे पहले हम क्या मानेंगे, चूँकि रेशनल नंबर साबित करने के लिए बोल रहा है, इस चीज़ को हम लोग रेशनल नंबर मान लेंगे, और फिर अपने कथन को गलत साबित करके इसको साबित कर दें कि यह एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं लेट अस एज्यूम दैट √3 इज़ अ रेशनल नंबर। √3 क्या है, मेरा एक रेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ √3 इज इक्वल टू a/b, मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर है, और यहाँ पर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, और साथ में a एंड b जो मेरा नंबर है वो कैसा नंबर है, वह कोप्राइम नंबर है, r कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर उसको कहा जाता है जिसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, सिर्फ 1 होता है। जैसे हो गया आपका 16 और 9, इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसका कॉमन सिर्फ क्या है, मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा 1 है, इसलिए ये एक दूसरे का क्या होता है, कॉमन फैक्टर, यह कोप्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे हो गया 5 और 4 हो गया, ये एक दूसरे का क्या है, मेरा कोप्राइम नंबर है। तो कोप्राइम नंबर हम लोग इसको कहते हैं इस तरीके से। तो ए और बी मेरा क्या है, कोई इन दोनों में कॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग कैसे साबित करेंगे, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायर करने पर मेरा कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, फिर ये a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर और b स्क्वायर। इस b को अगर इधर ले जाएंगे तो 3b स्क्वायर, यहाँ पे आपका आ जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आ जा रहा है, b स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब है कि 3 जो है वह a स्क्वायर को क्या कर रहा है, काट दे रहा है यहाँ पर। तो लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इसको, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल y3। तो 3 से जब कट जाएगा इसलिए मेरा क्या होगा, a भी जो होगा वह भी a इज ऑल्सो, a भी क्या होगा 3 से, a इज ऑल्सो डिविजिबल y3। जैसे कि यहाँ पर मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ पर क्या है, मेरा 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर अगर ये मेरा 5 से कट रहा है, तो 5 का स्क्वायर जब मेरा यहाँ पर 5 से कट रहा है मतलब 25, ये 5 का स्क्वायर है मेरा 5 से कट रहा है, तो ये जो सिंगल होगा ये वाला, तो सिंगल भी तो मेरा 5 से कटेगा ही। जब स्क्वायर कट रहा है तो मेरा उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो भी मेरा क्या होगा, 5 से कटेगा। इसी कारण से जब यहाँ पर a स्क्वायर जब मेरा 3 से कट रहा है तो क्या होगा, a भी हमारा 3 से पूरा कटेगा। तो एक तो मैंने साबित कर दिया कि a जो है वह 3 से कट रहा है। अब हम लोग को b को साबित करना है
कि वह 3 से कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को मान लेना है, लेट ए को यहाँ पर हम कुछ मान लेंगे। क्या मानेंगे, क्योंकि 3 से रिलेटेड है क्वेश्चन, इसलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं 3m या फिर 3k कुछ भी। तो यहाँ पर फिर से हम रखेंगे √3 इज इक्वल टू, ए का मान कितना माने हैं मैंने, 3m माना है, और b फिर से हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, और इसको करेंगे तो 3 3 9 और m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करने पर 9m स्क्वायर, ये नीचे में कितना हो जाएगा आपका b स्क्वायर। अब हम लोग को साबित क्या करना है कि b मेरा है इससे डिविजिबल। अब हमको b का साबित करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 3 से ये वाला 3 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। और ऊपर में मेरा हो जाएगा b स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 3m स्क्वायर। इसका मतलब है कि m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 2 में कि b को 3 काट रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। वो पर क्या है, 3 से कट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, b भी कट जाएगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ये भी क्या होगा, मेरा 3 से कटेगा, यानी कि a भी 3 से कट रहा है और b भी 3 से कट रहा है। लेकिन हम लोग ने यहाँ पर क्या माना था कि a और b एक को प्राइम नंबर है, मतलब a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर a भी आपका 3 से कट रहा है और b भी यहाँ पर 3 से कट रहा है। तो इक्वेशन पहला और दूसरा से हम लोग क्या देख रहे हैं कि a और b में एक और कॉमन फैक्टर 3 है। एक और कॉमन फैक्टर क्या है, मेरा 3 है। इसका मतलब है कि ये मेरा क्या है, एक प्रकार से रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर में पर क्या है, मैंने यहाँ पर a और b को को प्राइम नंबर माना है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 मेरा एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा मान्यता जो है a और b क्या है, गलत है, वे को प्राइम नंबर नहीं है एक प्रकार से, उसमें कॉमन फैक्टर निकलने के कारण। इसी कारण से √3 जो है क्या है, एक प्रकार से इरेशनल नंबर है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या माना था, a और b को प्राइम नंबर माना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 एक और फैक्टर इसमें है, जो कि मेरा कथन यहाँ पर क्या हो गया, इक्वेशन 1 और 2 से गलत हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट के रूप में, ये मैं मिटा देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि b कैन conclude that we can conclude that 3 is a common factor। ये 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है ऑफ बोथ a एंड b, ठीक है। दोनों का मेरा क्या है, 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो इस प्रकार से क्या कर रहा है, तो बोथ ये दोनों है कंट्राडिक्ट कर रहा है, बोथ दिस कंट्राडिक्ट्स अवर सपोजिशन दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर। ये गलत साबित कर दिया कि यह a और b क्या है, कॉमन को प्राइम नंबर है, क्योंकि a और b में तो मेरा 3 एक्स्ट्रा कॉमन। इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं, √3 इज इरेशनल नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है प्रूफ दैट 6 + √5 इज इरेशनल नंबर। तो √3 मैंने यहाँ पर साबित किया था कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। उससे इजी क्वेश्चन है, उससे यह इजी सवाल है। ये कैसे हम लोग बनाएंगे, तो उस तरीके से नहीं बना, इससे थोड़ा ये अलग है बनाने का तरीका। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 6 + √5 इज रेशनल नंबर दैट इज a एंड b आर को प्राइम नंबर और b इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहले इस चीज़ को मैंने यहाँ पर क्या मान लिया है, एक रेशनल नंबर मान लिया है, और a और b को प्राइम नंबर, मतलब इन दोनों में कोई फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है, और b इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये उससे थोड़ा आसान है। तो देखते हैं यहाँ पर 6 + √5 को हम लोग क्या मानेंगे, a और b यहाँ पर मान चुके हैं, लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, 6 को उधर भेजेंगे, √5 इज इक्वल टू a बटा b माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका लिखेंगे
क्या लिख सकते हैं यहाँ पर a बाई सिक्स, सॉरी a बाई बी माइनस यहाँ पर 6 क्या है, तो हम लोग का √5 बराबर a बाई बी माइनस यहाँ पर 6 आ गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या है, हम लोग जानते हैं कि सिंस a b एंड 6 आर इंटीजर्स, ये क्या है, एक प्रकार से इंटीजर है। इंटीजर कैसे, क्योंकि a और b मेरा को प्राइम नंबर है और 6 मेरा इंटीजर, तो जब ये एक इंटीजर है तो ये वाला क्या होना चाहिए, a बाई 6 माइनस 6 जो होगा एक प्रकार से रेशनल नंबर का रूप है a बाई 6, और इसके नीचे एक छुपा हुआ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज रेशनल नंबर। यह एक मेरा रेशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं। एंड जब ये मेरा रेशनल नंबर है, इसका मतलब एक √5 भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर होगा। एंड √5 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, यह एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हम लोगों ने साबित तो कर चुका है कि √5, √3, √7 जो है, इस तरह का जो भी आता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल होता है। तो हम लोगों ने क्या माना था कि रेशनल नंबर होता है, 6 + √5 को हम रेशनल नंबर माने थे, तो हमारी मान्यता पर क्या हो गई, गलत हो गई। इसी कारण से क्या हो गया, यहाँ पर रेशनल नंबर √5 क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन √5 पहले से इरेशनल नंबर होता है। इसी कारण से यहाँ पर जो है मेरा ये 6 + √5 क्या होगा, यह इरेशनल नंबर आपका हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, जैसे 7 प्लस यहाँ पर 3√2 आ गया, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, a/b मानकर इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं इससे रिलेटेड यहाँ पर मैथ्स को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग को देखना है सम रिजल्ट्स रिलेटिंग टू द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर। अब अगर कोई रेशनल नंबर यहाँ पर शांत दशमलव में है या फिर अशांत दशमलव में है, हम लोग बिना भाग किए हुए कैसे चेक करेंगे, कैसे बताएंगे कि वह टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका एक रूल है कि अगर रेशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग अगर होगा तो इसको हम लोग इच कैन बी रिटन एज p/q, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। और q को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m में। 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m में हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले को तोड़ सकते हैं, ऊपर वाला कुछ भी रहे, लेकिन नीचे वाला यहाँ पर किस टर्म में टूटना चाहिए, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m में अगर टूटता है तो ही यह टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा रेशनल नंबर, ठीक है। और n m क्या एक इंटीजर होगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से नंबर हो सकता है, होल नंबर 0 भी 1 2 3 4, इस तरह से मेरा नंबर होगा n और m का मान। मतलब नीचे वाले फॉर्म को इतना रूप में अगर लिख सकते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग, और अगर नहीं लिख सकते तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन एज p/2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n और m का मान 0 1 2 लेना है, देन इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और रेकरिंग। इसका मतलब है कि अगर इस रूप में हम q को लिख दे रहे हैं नीचे वाले को तो वो हो जाता है टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव में। और अगर हम लोग 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में अगर नहीं व्यक्त कर सकते हैं किसी रेशनल नंबर को, तो वो किस तरह का हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। रेशनल नंबर तो होगा लेकिन वो क्या होगा, मेरा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले का एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया है 0.284, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 1000, इसको मैंने प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया है 2 का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग भी तोड़ के देख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 70 पर मैंने तोड़ दिया, और ये इसको तोड़ने पर 2 का पावर 3 और 5 का पावर पर 3 होगा। तो जो कटेगा उसको हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि कॉमन फैक्टर p और q में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर से 1 कट जाएगा तो ऊपर में कितना बचेगा 71, और नीचे में बचेगा 2 × 5 का पावर 3। इसका मतलब है कि नीचे वाला संख्या को, यानी कि नीचे वाला संख्या तो मेरा q है, तो नीचे वाला संख्या को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये लिखा गया, इसका मतलब है कि ये जो मेरा नंबर है वो मेरा क्या है, शांत दशमलव में है। ठीक उसी प्रकार से इसको हम तोड़ देंगे, तो 0 पॉइंट यहाँ पर 448 है, इसको तोड़ेंगे तो कितना 1000 आएगा, 10000 आएगा नीचे में, फिर इसको तोड़ लेना है 2 का पावर 6 और 7 में, फिर इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 2 का पावर 6 इंटू 7, तो ये कितने में टूटेगा, 2 का पावर 4 × 5 का पावर 4 में टूट जाएगा। और इतना से हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो ऊपर मेरा आ जाता है 2 का पावर 2 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर नीचे में कितना आ जाएगा 7, और नीचे में आ जाएगा 5 का पावर 4 में, ठीक है। तो ये भी क्या एक प्रकार से मेरा इसी का रूप का हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। 2 का पावर 0 का मतलब क्या होता है,
एक होता है, 2 का पावर 0 का मतलब 1 होता है। इसका मतलब है कि 2 के फॉर्म का और 5 के फॉर्म का मेरा तो आ गया। इसका मतलब है कि 0.0448 जो मेरा क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब नॉन टर्मिनेटिंग का अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को सिर्फ नीचे वाले को चेक करना है कि है कि नहीं। तो 75 को क्या करेंगे हम, एक एग्जाम्पल है ये वाला, तो 75 को हम लोग तोड़ लेते हैं 25 या 75 और इसको तोड़ लेते हैं 5। तो हम क्या लिख सकते हैं 8/75 को हम लोग क्या कर सकते हैं 3 गुने 5 का स्क्वायर। देखिए तो 2 और 5 के अलावा अगर और कोई संख्या अगर आया तो देखो 5 तो मेरा लग गया है लेकिन 2 इसमें नहीं है, लेकिन ये 3 मेरा फालतू आ रहा, तो 3 यहाँ पर नहीं आना चाहिए। सिर्फ 2 और 5 में ही वह टूटेगा नीचे वाला क्यों, तभी इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। यह सवाल आपका एक्सरसाइज 1.4 का एनसीईआरटी बुक का है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लोग को चेक करके बताना है कि ये जो रेशनल नंबर है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो पहले हम क्या करेंगे नीचे वाले को चेक करेंगे, तोड़ के देखेंगे। पहला वाला क्वेश्चन में सॉल्यूशन इसका, तो 3125 को हम तोड़ेंगे 5 से, तो हो गया ये आपका कितना 5 6 30 और 5 दूनी 10 और 5 5 25, ये हो गया 125 में, और ये हो गया आपका कितने 5 बार में, और ये हो गया 25 बार में। फिर से 5 बार मैंने आप लगा दिया है, हाँ। तो ये कितना टूट गया 13, 1 2 3 4 5, यानी 5 का पावर 5 में यह टूट गया। और यहाँ पर हम लोग 2 का पावर 0 अपने मर्जी से लगा सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब कि ये जो मेरा नंबर है 13/3125 वह मेरा क्या आ गया 2 और 5 के फॉर्म का है, इसलिए क्या हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक उसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं। इसमें दोनों को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो 15 को तोड़ने पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 गुने 5, ठीक है। और 16 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 का पावर 4 हम लिख सकते हैं 16 को, 2 का पावर 4 मतलब 16, और इस 100 का मतलब क्या है 100 का मतलब है 10 गुने 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 और 2 गुना 5। अभी भी यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका मतलब है 2 का पावर और 2 यहाँ से आ गया 2 स्क्वायर, और ये हो गया 5 का स्क्वायर। मतलब जो कट रहा है उस चीज़ को हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं होना चाहिए। तो 5 से 1 5 मेरा पर कट सकता है, तो ऊपर में आ गया 2, नीचे में 2 4 6 लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 इंटू 1 5 बच गया। अब देखो ये भी संख्या को क्या कर सकते हैं हम लोग 2 का पावर 6 और 5 का पावर 1 में हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इसलिए क्या ये भी एक प्रकार से मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है आपका, ये भी क्या है एक प्रकार से टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होगा जो आप लोग को खुद से बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन को आपको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। यह एबव क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये 1.4 का। तो पहला क्वेश्चन है डेसिमल एक्सपेंशन। इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे नीचे वाले को पहले तोड़ लेते हैं। ये 3125 जो है इसको हम क्या कर लेते हैं तोड़ लेते हैं, छोटा बना लेते हैं। ये हो जाएगा अपना 5 6 30, 5 दूनी 10 और इतना, ये हो गया आपका 125 और ये हो गया 25 और ये कितना हो गया 5 5 25। मतलब 13 को हम लोग नीचे इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 को है 5। तो एक बहुत ही आसान तरीका है जिसमें अगर 2 और 5 अगर रहता है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए कि 5 बार यहाँ पर मेरा 5, इसलिए हम 5 बार नीचे में हम 2 लिख कर उसको क्या करेंगे 10 में चेंज कर देंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो इसको डेसिमल एक्सपेंशन बनाने में। तो जो नीचे में गुणा किए वही संख्या ऊपर में गुणा करना है हम लोग को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस करके हम लोग को चलना है। तो ऊपर में अब मेरा क्या आ गया 2 का 5 बार है, यानी कितना हो जाएगा 32 आपका हो जाएगा। और नीचे में 2 और 5 का मतलब होता है 10, फिर 2 और 5 का मतलब होता है 10, यानी कि 5 बार आपका 10 हो जाएगा। 5 बार आपका 10 हो। अब इसको गुना कर देंगे 13 दूनी 26 की 6
हाथ में जब 2 रहती है 39, 39 2 41। इस तरीके से ये हो गया 10 का पावर 5। अब हम 10 का पावर 5 को क्या करेंगे, इधर खिसका देंगे 0.00416। कितना आसानी से एडिशनल एक्सपेंशन हो गया। तो पहले नीचे वाले को हम लोग तोड़ लेंगे। हाँ, जो नहीं होगा उसको हम लोग क्या करेंगे फिर करना है। जैसे 17/8 है, ये टूटेगा आपका किस में, 17/8 है। कुछ डेसिमल को तो डायरेक्ट भाग देना पड़ेगा नीचे वाले संख्या से। अब 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या गुना कर सकते हैं, ऊपर में 5 5 और 5 और 5 3 बार, नीचे में 5 5 बैलेंस लेकर हम चलना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 17 को अब इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर डायरेक्ट हम 8 से भाग देकर, जो अगर आसान हो तो हम डायरेक्ट 8 से भाग देकर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 125 को हम क्या करेंगे, 17 से गुना कर देंगे यहाँ पर। तो 17 × 85 की 5, हाथ में बचा कितना 8, 17 का 34, 34 और 8 आपका हो गया कितना 42, 42 की 2 हाथ में बचा 17 और 4 21 हो गया। तो कितना हो गया 2125, और नीचे में हो गया 3 बार 10 यानी कि 1000। तो 21125 ईजी है। इसी तरीके से आपका ये भी इस तरह से टूट सकता है, ये भी टर्म टूट जाएगा। उसी प्रकार से ये भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 का पावर 3 और 5 का स्क्वायर है मेरा यहाँ पर। तो 2 से हम क्या कर सकते हैं, 2 और 5 10, 2 और 5 10। इसमें 1 3 क्या हो रहा है, घट रहा है। 1 5 घट रहा है, तो 1 5 हम यहाँ पर गुना कर देंगे और 1 5 ऊपर में गुना कर देंगे। इसको बैलेंस करके बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग डेसिमल एक्सपेंशन इसका आगे कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 से एनसीईआरटी बुक से सवाल है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन आप करा 6 to the power n में कोई n एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके लास्ट में मेरा 0 डिजिट आता है, ये हमको चेक करके बताना है। तो सबसे पहली बात है, मान लिया जाए कि 6 का पावर n है यहाँ पर। ठीक है, अगर हमारा अंत में अगर 0 होगा, मतलब अंत में 0 मतलब यहाँ पर अगर 0 अगर होता है, अगर 0 अगर होगा तो यह जो मेरा नंबर है वो मेरा क्या होगा, 5 प्राइम नंबर होता है, उससे यहाँ पर कटना चाहिए। ठीक है, लेकिन 6 का अगर हम फैक्टर अगर तोड़ते हैं, पावर अगर 1 लेकर, तो 2 × 3 आता है, यानी 6 के फैक्टर में सिर्फ 2 और 3 आ रहा है। चाहे आप 6 स्क्वायर भी क्यों नहीं तोड़ लें, तो 2 × 3 ही आएगा। 6 का क्यूब भी तोड़ ले तो 2 × 3 2 × 3 और 2 × 3 ही आ रहा है। इसी प्रकार से हम लोग को पता है कि 6 के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 3 ही फैक्टर आता है, और अगर इसके अंत में यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर मेरा 0 अगर होगा तो 5 भी होना चाहिए इसके फैक्टर में, लेकिन 6 के फैक्टर में तो सिर्फ मेरा 2 और 3 है। तो ये कैसे संभव हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 का पावर n कोई ऐसा मेरा नेचुरल नंबर है ही नहीं जिसके अंत में क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्योंकि सिर्फ इसका ओनली 2 और 3 फैक्टर है, 5 फैक्टर मेरा नहीं है। तो यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इफ द नंबर 6 to the power n फॉर एनी n वर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। ये 5 से भी क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अगर मेरा 0 अगर होगा तो अंत में, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n वुड बी कंटेन 5 रखना चाहिए। अब दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि 6 का पावर n में सिर्फ मेरा 2 फैक्टर है, 2 और 3, और कोई फैक्टर नहीं है। क्योंकि अगर 0 होगा तो 5 भी होना चाहिए इसके फैक्टर में, लेकिन वो 5 मेरा है नहीं। तो बाय थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that there are no other primes in the factorization of 6 to the power n, so there is no natural number n for which 6 to the power ends with the digit 0। मतलब कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर n मेरा है ही नहीं जिसके लिए मेरा अंत में क्या आ जाए, इसका 0 आ जाए। तो मेरा फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो होगा इसका आंसर। ठीक है, अब भारतीय भवन में यही सवाल आपका 4 to the power n और 15 to the power n के रूप में है। तो थोड़ा मैं ये भी डिस्कस कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 4 to the power n को अगर हमको साबित करना है, तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग करेंगे कि 4 to the power n के अगर लास्ट में अगर 0 अगर होगा, अगर मेरा लास्ट में अगर 0 होगा, पहले अगर इसको हम तोड़ते हैं, अगर 4 का पावर अगर 1 के रूप में तोड़ेंगे तो 2 × मेरा 2 में टूटेगा। अगर 4 स्क्वायर को टूटेंगे तो फिर से मेरा 2 × 2, मतलब हर बार 4 के फैक्टर में हमारा क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टर के रूप में सिर्फ
2 ही आ रहा है, ठीक है। और अगर ये मेरा 0 से अगर कटता, सॉरी अगर ये 0 अगर इसके अंत में होता है तो इसका मतलब है कि ये भी क्या होता है 5 से मेरा कट जाता, लेकिन 4 के फैक्टर में तो मेरा 5 है नहीं। तो जब मेरा 4 के फैक्टर में 5 है नहीं तो n कोई ऐसा नेचुरल नंबर है ही नहीं जिसके अंत में मेरा क्या आ जाए 4 का पावर n के रूप में मेरा 0 आ जाए। तो इसको भी हम वैसा ही साबित कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से 15 का पावर n को भी हम इसी तरह से साबित करेंगे कि अगर मेरा अंत में अगर 0 अगर होगा, अंत में अगर मेरा 0 होगा तो ये भी क्या होगा, अगर हम 15 का फैक्टर अगर तोड़ते हैं तो 15 कितना 3 5 15, यानी कि 3 और 5 मेरा यहाँ पर आ रहा है। तो 3 5 तो मेरा फैक्टर आ रहा है, और अभी अगर हम तोड़ते हैं 15 का स्क्वायर 225, यानी कि 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5, यानी कि हर बार मेरा 3 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंत में 0 अगर होता तो किससे कटता, वो 2 से भी कट जाता। एक 2 इसमें प्राइम फैक्टर होना चाहिए था, जो कि मेरा 2 तो है ही नहीं इसमें। तो जब मेरा 2 नहीं है, सिर्फ ओनली 3 और 5 है, इसका मतलब है कि n कोई ऐसा नेचुरल नंबर है नहीं जिसके अंत में मेरा क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी बुक का यह सवाल है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड द फॉर्म p by q, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये मेरा डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए है, तो बताएं कि इसमें से रेशनल कौन है और इरेशनल नंबर कौन है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो p by q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन को स्टेटमेंट आप लिख दिया है। ये क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा मेरा क्या है संख्या मेरा कट जा रहा है, यानी कि एक प्रकार से मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है पूरा कट जाने के कारण। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैंने आप लिख दिया, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगेन इट इज द फॉर्म ऑफ p by q। मतलब इस चीज़ को, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसलिए इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं p by q के फॉर्म का हम लिख सकते हैं, और p by q का फॉर्म का लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि q क्या है, वो मेरा 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में होगा, यानी कि 2 और 5 दोनों फैक्टर इसमें पर उपस्थित होना चाहिए। तो लिख देंगे सो द पावर ऑफ 2 और 5 एंड बोथ, या तो 2 या फिर 5 या फिर दोनों, बोथ विल प्रेजेंट इन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब है कि क्या ये मेरा रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं, ये मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। और दूसरा मेरा आपको क्वेश्चन है कि पॉइंट के बाद यहाँ पर कोई रिपीट नहीं कर रहा है और ये पूरा तरह से कट भी नहीं रहा, तो दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा मेरा हो जाएगा इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ये मेरा हो जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो जाना चाहिए। और ये क्या है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि इसको हम p by q के फॉर्म का नहीं लिख सकते हैं, और p by q का फॉर्म का नहीं लिख सकते, इसका मतलब है कि 2 और 5 इसमें फैक्टर हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट उसी तरीके से हम लोग लिख लेंगे। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह कर रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो रिपीट करने वाला मैंने बताया था आपको, जो रिपीट करता है वह क्या होता है, रेशनल नंबर तो होगा, रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो मेरा रेशनल नंबर होता है, लेकिन टर्मिनेटिंग आपका नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा नहीं कट रहा है। ये चीज़ आपका यही संख्या 1 से लेकर 9 तक वो रिपीट करता चला जाएगा, ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और ये मेरा रेशनल नंबर लेकिन है, यह मेरा क्या एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको p by q के फॉर्म का तो हम लिख सकते हैं, p by q का फॉर्म का लिख सकते हैं, लेकिन इसके q वाले फैक्टर में, इसके q के नीचे यहाँ पर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m नहीं आएगा। ये तो मेरा रेशनल नंबर है ही, मतलब p बटा q के फॉर्म का तो हम इसको लिख ही सकते हैं, लेकिन q के फैक्टर अगर इसको और हम करेंगे तो 2 और 5 इसमें फैक्टर यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए क्या है मेरा ये एक प्रकार से नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्योंकि मेरा 2 और 5 के रूप में जो आ सकता है उसी को हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं, अन्यथा नहीं कहेंगे उसको हम, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, और भाई मेरे संग बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे पोलिनोमियल्स के चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।